हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मेरा नाम है अमित और नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में एम्स नॉर सेट 2020 में जो पेपर आया था उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये ना करें। आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगते हैं सिर्फ वो नोट कर लें, ठीक है। चलिए, H पॉजिटिव आयन इंक्रीज इन द बॉडी देन पीएच। देखो एसिड बेस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एम्स के एग्जाम में या बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना और इनमें जो ट्रिक मिलती है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। चलिए, H पॉजिटिव आयन आपको किस कंडीशन में इंक्रीज देखने को मिलेंगे तो उसके कारण पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, H पॉजिटिव आयन है एसिड, H पॉजिटिव आयन है एसिड। सर कैसे? जैसे HCl होता है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बना हुआ है H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। तो HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये किससे मिला? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। अब ये इसमें H पॉजिटिव आयन है इसीलिए ये क्या है? एसिड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जैसे जैसे आप पीएच स्केल पे डिक्रीज करोगे, इस साइड आओगे, आप डिक्रीज करते हो तो वो H पॉजिटिव आयन को बढ़ाएगा और आप H पॉजिटिव आयन को कम करोगे, मतलब पीएच को इंक्रीज करना चाहोगे तो H पॉजिटिव आयन कम होते जाएंगे क्योंकि वहां पे एल्कलाइन एजेंट होता है। 7 जो पीएच आपकी नॉर्मल न्यूट्रल पीएच है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा एल्कलाइन और बिल्कुल 7 न्यूट्रल रहेगा। अगर आप पीएच को एसिडिक करना चाह रहे हो तो आपको पीएच को क्या करना पड़ेगा? कम। और कम करने के लिए आपको क्या डालने पड़ेंगे उसमें? H पॉजिटिव आयन। अगर आपके पीएच आप अगर आपके किसी भी फ्लूइड में बॉडी में कहीं भी H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपके शरीर में क्या बढ़ रहा है? एसिड बढ़ रहा है। और अगर आपके शरीर में H पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं तो आपके शरीर में एसिड कम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और एजेंट होता है जो एसिड की तरह, जैसे एसिड में H पॉजिटिव आयन आप बात करते हो वैसे ही आप एल्कलाइन के लिए, बेस के लिए OH नेगेटिव आयन की बात करते हो। अगर OH नेगेटिव आयन बढ़ रहा है तो मतलब पीएच आपकी बढ़ेगी, OH नेगेटिव आयन कम होएगा तो आपकी पीएच कम होएगी। ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन H पॉजिटिव आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है। तो पीएच बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयन कम होंगे और उल्टा अपोजिट वाइस वर्सा। और एल्कलाइन के केस में ऐसा नहीं है, एल्कलाइन OH नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर किसी H पॉजिटिव आयन बढ़ेगी तो वहां पे बॉडी की पीएच भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो बॉडी की पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं तो पीएच एसिडिक होती है और H पॉजिटिव आयन कम होंगे तो पीएच एल्कलाइन होगी। ऐसे ही OH नेगेटिव अगर बढ़ेंगे तो एल्कलाइन और OH इसका उल्टा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा बी। राइट आंसर क्या है हमारा? बी। तो एसिडिक पीएच यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड बेस से भाई बहुत सारे क्वेश्चन एवीजी से आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। इसकी कई सारी टाइप्स हैं, ऐसी नहीं सिर्फ एक टाइप है। एक टाइप तो आप यहाँ ही सीख जाओगे, लेकिन इसके अलावा इसकी कंपनसेटरी, नॉन कंपनसेट, पार्शियली कंपनसेशन की अगर टाइप देखनी है तो आप इसके लिए हमारी एबीजी एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने इसकी पूरी थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझाई कि कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एबीजी कैसे करते हैं और आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे। क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लेके भी क्वेश्चन कराए हो तो आप आराम से उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए, पीएच इज 7.30, PCO2 50 एंड SCO3 नेगेटिव इज 25 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी? तो देखो, इसके निकालने की बॉक्स टेक्निक हमने यूज की है। अगर पीएच 7.35 से कम है तो आपको 1 मिनट के लिए आपको पीएच माननी है यहाँ, ठीक है। और 7.45 से ज़्यादा होती है पीएच आप रखते हैं यहाँ पे, और अगर इन दोनों के बीच में होती है तो पीएच होती है यहाँ पे। दूसरी बात, PCO2 अगर 45 से ज़्यादा है तो आप इस तरफ रखोगे और PCO2 35 से कम है तो इस तरफ रखोगे। PCO2 का है 50, इससे ज़्यादा तो यहीं इसी चैम्बर में आ जाएगी PCO2। और अगर पीएच लेफ्ट साइड पे एसिडिक मीडियम में जाती है तो ये कंडीशन होती है एसिडोसिस, और राइट साइड में जाती है ये कंडीशन कौन सी होती है? एल्कलोसिस। अब पीएच के साथ कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेटरी, तो प्रॉब्लम इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर ये यहाँ होता, यहाँ पीएच होती तो इस कंडीशन का नाम होता रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर यहाँ पे इस PCO2 की जगह
ये बाइकार्बोनेट लगा हुआ होता तो इसका नाम होता मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, पीएच के लिए ये जो PCO2 है, हाँ, ये जो PCO2 है ये रेस्पिरेटरी इंडिकेटर, रेस्पिरेटरी वर्ड यूज करेगा, और बाइकार्बोनेट जो है मेटाबॉलिक है। ठीक है, अगर पीएच लेफ्ट साइड है, एसिडिक कॉलम में है, तो पीएच इज एसिडोसिस कंडीशन है। अगर राइट साइड की कंडीशन में है, मतलब राइट साइड में, बेस के साइड में, तो उसको बोलोगे आप एल्कलोसिस। फिलहाल एसिड की साइड में, इसलिए मैंने क्या बोला, एसिडोसिस। और दूसरी बात, PCO2 इसके साथ आएगी तो इसका नाम होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू वो 25 है, 25 बार बाइकार्बोनेट यहाँ आएगा। बाइकार्बोनेट का फिलहाल यहाँ कोई रोल नहीं है, अदरवाइज अदर कंडीशंस में ये नॉन कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या नहीं, मतलब कौन सी कंडीशन है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, मैंने बता ही दिया। अगर पीएच डिक्रीज होगी, अगर पीएच 7.35 से 7.45 से कम होगी तो आप बोलोगे उसको एसिडोसिस, अगर 4-5 से ज्यादा होगी उसको बोलोगे एल्कलोसिस। ठीक है, दूसरी बात, पीएच के साथ, अब ये पीएच यहाँ रखा जाएगा या यहाँ रखा जाएगा, यहाँ भी रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अभी मान लेते हैं हम, या तो कंडीशन एसिडोसिस है या एल्कलोसिस। अगर पीएच यहाँ है तो इसका मतलब ये कंपनसेटरी केस है, अलग कंडीशन है, फुली कंपनसेटेड वर्ड आएगा इसके आगे। चलिए, फिलहाल या तो पीएच आपको यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी। अगर पीएच कम होती है तो कंडीशन है एसिडोसिस, अगर पीएच ज्यादा है तो कंडीशन है एल्कलोसिस। पीएच के साथ दो चीजें आ सकती है, या तो पीएच के साथ आएगा रेस्पिरेटरी इंडिकेटर दैट इज PCO2, या पीएच के साथ आएगा बाइकार्बोनेट दैट इज मेटाबॉलिक इंडिकेटर बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अगर बाइकार्बोनेट यहाँ आता तो आप बोलोगे इसे बाइकार्बोनेट के लिए वर्ड यूज करोगे मेटाबॉलिक, और ये आप पहले ही जान चुके एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता। ठीक है, और अगर यहाँ होता तो, अगर यहाँ पे होता तो उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहाँ एल्कलोसिस पीएच यहाँ पे होगी तो एल्कलोसिस। ठीक है, तो क्लियर है, तो राइट आंसर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नॉर्मल इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में पीएच का हमेशा ही फेवरेट रहा है एग्जामिनर का क्वेश्चन। मैंने एम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है, और बहुत ही एग्जाम में देखा, सिर्फ एम्स में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पीएच से क्वेश्चन आया, आसान क्वेश्चन है, इजी में आराम से हो जाएगा। 7.35 से 7.45 आपकी पीएच होती है। आपके शरीर में बाइकार्बोनेट का पार्शियल प्रेशर 35 से 45 mm ऑफ Hg होगा। बाइकार्बोनेट्स जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह होते हैं, आयंस होते हैं, वो 22 से 27 मिलीकुलेंट पर लीटर, थोड़ी बहुत वैल्यू कम ज़्यादा भी हो सकती है। आजकल बुक में जो वैल्यू 21 से 28 के आसपास चल रही है, तो नॉर्मल ये कोई दिक्कत नहीं है। और PO2 आपकी बॉडी के अंदर हो 80 to 100 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर आपके ब्लड में ऑक्सीजन क्रिएट करती है, 80 to 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर। दूसरी बात, एक SpO2 और होता है, एक SpO2 और होता है, इसका मतलब ये परसेंटेज में आंसर होता है, ये होता है 95 से ज़्यादा, मोर देन 95%। अगर आपकी बॉडी में क्या है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है तो SpO2 आपका नॉर्मल है, उससे कम है तो एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो SpO2 जो है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये प्रेशर को बताएगा, ये सैचुरेशन का बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लो सक्शन कैथेटर इज अटैच टू द NG ट्यूब। अगर आप NG ट्यूब से लो सक्शन कैथेटर को अटैच करके सक्शन मशीन से कंटिन्यू प्रेशर पे चलता रहेगा तो उसके कारण कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो आपको पता होना चाहिए NG ट्यूब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को लगाया जाता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर होता है एसिड, जब लंबे टाइम के लिए एसिड का लॉस होगा, थोड़ा बहुत एसिड का लॉस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिड का लॉस होता है, और एसिड की लॉस की कंडीशन को बोलते हो आप एल्कलोसिस। अगर आपके शरीर से एसिड लॉस हो रहा है तो आप उसको बोलोगे एल्कलोसिस, और अगर आपके शरीर में एसिड बढ़ रहा है तो उसको बोलोगे एसिडोसिस। तो क्लियर है पॉइंट। ठीक है, एसिड लॉस होगा तो उसको बोलोगे एल्कलोसिस, और एसिड बढ़ेगा तो उसको बोलोगे एसिडोसिस। फिलहाल अगर आप NG ट्यूब से लो सक्शन कैथेटर से अटैच करते हो आपके कैथेटर को, NG ट्यूब को, तो आपके शरीर से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होगा स्टमक से, और एसिड का लॉस होगा तो कंडीशन क्या होगी, एल्कलोसिस। इस एल्कलोसिस की कंडीशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है तो कंडीशन का नाम होगा मेटाबॉलिक एसिड एल्कलोसिस। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपके शरीर में एसिडोसिस होता या एल्कलोसिस होता तो आप उसका नाम देते रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, फिलहाल इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके साथ आपको कुछ और पॉइंट याद रखने, पेपर में बार बार पूछे गए हैं, एम्स में भी देखे हैं मैंने इसके क्वेश्चन।
अगर डायरिया हो जाए, ठीक है, या किसी भी कंडीशन में इंटेस्टाइनल जो भी फ्लूइड्स हैं उनका ज़्यादा लॉस होएगा, नॉर्मल से ज़्यादा अगर आप लॉस करवा रहे हो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स को जो कि एल्कलाइन नेचर के होते हैं, जब भी आपके शरीर से एल्कलाइन का लॉस होगा तो होगा एसिडोसिस, और एल्कलाइन बढ़ेंगे तो होगा एल्कलोसिस। जैसे आपने एसिड का याद रखा वैसे ही आप अब याद रखो एल्कलाइन का, बेस का। जब आपके शरीर में बेस बढ़ते हैं या एल्कलाइन बढ़ते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तो कंडीशन का नाम है एल्कलाइन से वर्ड आया एल्कलोसिस। लेकिन अगर आपके शरीर में एल्कलाइन का लॉस होगा तो कंडीशन, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, एसिडोसिस। दो ही वर्ड है आपके पास, या तो एसिडोसिस होगी कंडीशन या एल्कलोसिस होगी। एसिड बढ़ेगा तो एसिडोसिस, एल्कलाइन बढ़ेगा तो एल्कलोसिस। लेकिन अगर एल्कलाइन कम होगा तो उसका अपोजिट क्या बचा, एसिडोसिस होगा। क्लियर है? तो डायरिया और लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड, किसी भी कंडीशन में अगर इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स लॉस हो रहे हैं, बार बार पेपर में आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोलोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है? और अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो वॉमिटिंग तो लो सक्शन कैथेटर की तरह ही, लो सक्शन प्रेशर कैथेटर की तरह ही है। उस कंडीशन में तो आपके शरीर से एसिड का लॉस होगा, और एसिड के लॉस को आप क्या बोलते हो, एल्कलोसिस। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं, कंडीशन क्या होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है भाई? तो ये क्लियर रखने आपको सारे पॉइंट्स, पेपर में इनमें से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन आया, इसके अलावा है डायबिटीज मेलिटिस के अंदर आपको किस प्रकार का एसिड बेस डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है। चलिए, अगर आपको देखना है कि डायबिटीज कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, तो थोड़ा पता होना चाहिए डायबिटीज के बारे में, एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, डायबिटीज मेलिटिस एक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है? इंसुलिन डिक्रीज होता है। अब इंसुलिन का काम था आपके शरीर में ग्लूकोज को ब्लड से सेल के पास पहुंचाना। अब जब शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज आपकी हर सेल के पास नहीं पहुंचेगा, और अगर आपकी हर सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो आपके सेल स्टारवेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल भूखी मर जाएंगी। और अगर सेल भूखी मरेगी तो ब्रेन तक मैसेज आएगा कि सेल्स के पास एनर्जी नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी बनाने के लिए अदर मैकेनिज्म, वो ग्लूकोज के मैकेनिज्म बहुत सारे एक्टिव करते हैं, लेकिन उसके बाद लास्ट और फाइनल जब तक इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज तो जाएगा नहीं, बार बार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन जैसे भी प्रोसेस से ग्लूकोज बन सकता है वो बनेगा, लेकिन अल्टीमेट क्या है, ग्लूकोज तो हमारी सेल के पास पहुंच ही नहीं रहा है। और अगर ग्लूकोज सेल के पास नहीं पहुंचेगा तो बॉडी फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगी, और जब भी बॉडी फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करके एनर्जी बनाएगी, उस कंडीशन की एक छोटी सी इशू है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है कीटोन बॉडी। ठीक है? डायबिटीज मेलाइटिस में बॉडी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो बॉडी क्या करेगी, फैट को मेटाबोलाइज करेगी, और जब बॉडी फैट को मेटाबोलाइज करती है तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है कीटोन बॉडी। ठीक है? अब कीटोन बॉडी जब फॉर्म होएगा तो कीटोन बॉडी एसिड नेचर का होता है। ठीक है? और जैसे जैसे आपके शरीर में फैट का मेटाबॉलिज्म होगा वैसे वैसे आपके शरीर में एसिड का फॉर्मेशन होगा, और एसिड अगर आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई रोल है नहीं है, CO2 का कोई रोल है नहीं है, तो ये कंडीशन होगी मेटाबॉलिक कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है? तो क्लियर होना चाहिए आपको आंसर कि क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट आंसर इज सी। चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आईवी साइट इज कूल स्वेलन एट द साइट, है ना, जब आपकी जहां पे आप कैनुला लगा रहे हो साइट पे, वो साइट आपको कूल नजर आ रही है, स्वेलन हो रही है, थोड़ी स्वेलिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो। अगर वहां ब्लड कलेक्ट हो जाए तो उसको बोलोगे हीमेटोमा। अगर वहां पे वार्म आपको फील हो रही है, वो साइट रेड कलर फील हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको बोलोगे प्लेबाइटिस। इनफिल्ट्रेशन इसी को बोलते हैं, साइट इज कूल स्वेलो जो हो जाती है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और लास्ट और फाइनल, थ्रोम्बोप्लेबाइटिस के अंदर क्या होगा, थ्रोम्बोप्लेबाइटिस के अंदर जो वेन है, जहां जहां आपको वेन नजर आएगी उसमें वेन हार्ड हो जाएगी, कोड लाइक वेन होगी, बाकी रेडनेस, टेंडरनेस, वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। प्लेबाइटिस मतलब प्ले मतलब वेन, आइटिस मतलब इन्फेक्शन। प्लेबाइटिस एक ऐसी कंडीशन जिनमें वेन का इन्फेक्शन हो जाता है। जब वेन का इन्फेक्शन होता है वो साइट आपको रेड मिलेगी, हीट मिलेगा, ठीक है, टेंडरनेस मिलेगी, है ना, तो ज़्यादा स्लज नहीं मिलेगी। लेकिन इनफिल्ट्रेशन की साइड पे एडिमा होगा, हल्का फुल्का पेन और कूलनेस मिलेगी साइड पे। ये वार्म है, वार्मथ आप भी बोल सकते हो, हीट ना बोल के वार्मथ
और वो साइड आपको मिलेगी कूल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना, हेमेटोमा में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, उसको बोलेंगे हेमेटोमा। ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेशन की फोटो है, ऐसे आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, हाथ पे रेडनेस वगैरह नहीं है ना, वार्म भी साइड नहीं है, साइड कूल होगी, तो आप उसको क्या बोलोगे, इनफिल्ट्रेशन। देखो दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, प्लेबाइटिस भी आया था, इनफिल्ट्रेशन भी आया था। साइट इज रेड एंड वार्म, उसको क्या बोलोगे, प्लेबाइटिस। ठीक है, सेम ही रैशनल है दोनों के। ठीक है, ये एम्स का क्वेश्चन है, सॉरी एम्स का तो हम पढ़ ही रहे हैं, एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, एनक्लेक्स में भी डिट्टो ही क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन दिया था। इफ ग्लोब्यूल प्रेजेंट इन फैट इमल्शन बोतल, अगर आप फैट देना चाहते हो पेशेंट को, अगर आप जब पेशेंट खुद नहीं खा पाता तो उसको हम फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सभी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को आईवी के द्वारा, टीपीएन बोलते हैं जिसको। अब टीपीएन थेरेपी के अंदर फैट इमल्शन, फैट की जो अलग से बोतल आती है, आप वैसे मिक्स में भी देखते हो, और फैट की अलग से बोतल आती है, तो फैट इमल्शन बोतल के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, अगर फैट इमल्शन बोतल के अंदर ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, झाग बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है, तो आप रोल द बोतल ऑफ द सॉल्यूशन जेंटली, ऑब्टेन ए डिफरेंट बोतल, शेक द बोतल और रन ए बोतल सॉल्यूशन अंडर वार्म वाटर। क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए, अगर ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, झाग प्रेजेंट है, तो बोतल खराब हो चुकी है, आपको दूसरी बोतल फार्मेसी से लेनी पड़ेगी, इस बोतल को छोड़ दो, रोल नहीं करना। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना आपको, विगोरसली शेक भी नहीं करना है ना, रन भी नहीं करना, वार्म वाटर कुछ नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, नई बोतल आप ऑब्टेन कर सकते हो फार्मेसी से, रिप्लेस करके इस बोतल को। क्लियर है यहाँ को, इस ये पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा ये फैट इमल्शन जो है ये बनाया जाता है सोयाबीन और ये सनफ्लावर जो सेफ्लावर ऑयल्स जो है उनसे बनाया, ये एग योक भी इसमें डाला जाएगा। ठीक है, फैट की डाइट को कंप्लीट करने के लिए आईवी लाइन से दिया जाता है। ठीक है, अगर इस बोतल में आपको ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, झाग वगैरह नज़र आते हो, ख़राब हो चुके हैं, ऐसी बोतल्स आती है, तो आपको याद है मिल्की सॉल्यूशन होता है फैट इमल्शन। ऐसे ही मिल्की सॉल्यूशन एक बोतल के अंदर और मिलेगा, एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था एग्जाम में, उसको बोलते हैं प्रोफोफोल। ठीक है, प्रोफोफोल भी एक मिल्की सॉल्यूशन, एक इंजेक्शन है जो सेडेशन के काम आता है, जनरली एनेस्थीसिया के रूप में आप इसे देते हो, मैकेनिकल वेंटिलेटर में जिन पेशेंट को रखना होता है उनमें सेडेशन के लिए प्रोफोफोल का यूज़ किया जाता है, ये भी एक इमल्शन ही है। दूसरी बात, मिल्की सॉल्यूशन आता है, जैसे मिल्क की तरह सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा प्रोफोफोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन विजुअलाइजेशन इन विच स्टेज ऑफ बेड सोर। बेड सोर अलग अलग स्टेज में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो अलग अलग स्टेज में, पहली स्टेज में आपको एपिडर्मिस लेयर दिख जाएगी, दूसरे में डर्मिस, तीसरी में टेंडेंस, मसल्स एंड टिश्यू, और फोर्थ स्टेज में आपको बोन्स नजर आएगी। ये तीनों चारों इसके डायग्राम है, पहली में सिर्फ स्किन रप्चर हुई है आउटर, दूसरे में डर्मिस लेयर, तीसरे में मसल्स वगैरह, और चौथे में बोन भी दिखना शुरू हो जाए, तो राइट आंसर आएगा हमारा 4। तो बोन दिखना स्टार्ट हो जाएगी स्टेज फोर्थ के अंदर, आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा पिछली अगली बार अगर वो क्वेश्चन पूछे टेंडेंस किस में दिखना कुछ स्टार्ट हो गया, तो थर्ड में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ राइस ट्यूब। राइस ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्यूब फीडिंग, हम कोशिश करेंगे इसकी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, पेपर से पहले, नोट सेट से पहले। चलिए, तो लेंथ ऑफ राइस ट्यूब 18 नंबर जो था उसके लिए पूछा गया था, और लेंथ 105 सेंटीमीटर होती है, फिक्स आंसर आपको याद रखना 105, चाहे वो 18 हो चाहे वो 16 हो। चलिए, जो बड़ी ट्यूब्स होती हैं 16, 14, 16, 18, इन सभी ट्यूब का जो लेंथ है वो 105 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्लियर कट आंसर बिल्कुल। ठीक है, ये आपकी ट्यूब है, स्ट्रक्चर है। दूसरा, ट्यूब से एक क्वेश्चन एम्स के अंदर आया था एम्स जोधपुर में, कि ये जो 16 फ्रेंच की ट्यूब है, या अडल्ट साइज में जो ट्यूब यूज़ की जाएगी, जो आप 16 फ्रेंच की ट्यूब यूज़ करते हो, इसका डायमीटर कितना होगा, तो इसका इंटरनल डायमीटर होता है 5.33 mm। ठीक है, ये इंटरनल डायमीटर है, और यही 16 फ्रेंच का मतलब भी है। ठीक है, 16 फ्रेंच मतलब 5.33 mm। तो एग्जामिनर अगर ये ना पूछ के आपसे फ्रेंच में नंबर ना देखे अडल्ट ट्यूब का, अगर वो में देगा, तो आपको पता होना चाहिए 5.33 होता है 16 का मतलब। जो भी 16 है, जितने नंबर की ट्यूब है उसको 3 से डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा। ठीक है, 1 फ्रेंच में 0.33 mm होते, तो उससे आंसर निकल जाएगा आपका। पोजीशन ड्यूरिंग एनजी ट्यूब, ये भी याद रख लो, अब साथ साथ रखिए। तो हाई फाउलर आपकी फर्स्ट चॉइस है, हाई फाउलर पोजीशन है अगर पेशेंट कॉन्शियस है।
अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता तो फिर सेमी फाउलर पोजीशन आप यूज़ कर सकते हो अनकॉन्शियस पेशेंट कोमा वालों के लिए, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट चॉइस आपकी हाई फाउलर होगी, राइट आंसर। अगर आप मेजरमेंट की बात करो, ट्यूब को कैसे मेजर करोगे, तो टिप ऑफ द नोज टू ईयर पिन्ना ऑफ द ईयर लोब ऑफ ईयर पिन्ना टू द जीफॉइड प्रोसेस तक की जो लेंथ होती है वहाँ तक मेजर कर लिया जाता है और वहाँ तक इंसर्ट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एनजी ट्यूब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, लेकिन फिर भी एनजी ट्यूब के पूरे क्वेश्चन अभी राइस ट्यूब फीडिंग के कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। पेपर वेस्ट डिस्कार्ड इन विच डस्टबिन, तो पेपर जो वेस्ट होता है वो नॉन इन्फेक्टेड होता है और नॉन इन्फेक्टेड को आप ब्लू में जो डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सॉरी ब्लू में नहीं, सॉरी ब्लू नहीं, ब्लैक के अंदर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है, पेपर वेस्ट वगैरह। आजकल जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है उसको दो तरीके से रखा गया है, एक जो कि वेट जो भी डिस्कार्ड होगा आपका और एक ड्राई डिस्कार्ड जो भी ड्राई वेस्ट होता है, दोनों को। तो ग्रीन जो होगा, गीला जो कचरा है वो ग्रीन में डालोगे, जी से गीला जी से ग्रीन, और जो सूखा कचरा है वो डालोगे आप ब्लू कलर के अंदर। तो ये नॉन इन्फेक्टेड बैग के, और एक आप जिसको जानते हो ब्लू, वो इन्फेक्टेड वाला है, इन्फेक्टेड वाला जिसमें आप शार्प नीडल्स वगैरह डालते हो, ठीक है। रेड में रबड़ प्लास्टिक वगैरह डालते हो। येलो के अंदर ब्लड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, बॉडी के पार्ट्स से प्लेसेंटा है, उनको डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे बताए हुए हैं। नेक्स्ट वन, हेड क्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी वीडियो डाल देंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उसका जो सेंटर है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनीवा। कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इससे रिलेटेड कुछ बातें जो आपको याद होंगी, इसके साथ साथ कुछ और भी एजेंसी है उनको भी याद है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लाइज ईयर है 7 अप्रैल 1948, और इसी के एस्टेबलाइजिंग ईयर के आधार पे ही 7 अप्रैल को आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हाँ यूनिसेफ की अगर मैं बात करूं तो 1946 में इसका फॉर्मेशन, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945, इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1949, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और TNAI, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1922, इसका जो सेंटर है वो है न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये भी याद रखने, साथ में एक पॉइंट के साथ आपको उससे रिलेटेड हर पॉइंट याद रखना जो पेपर में आ सकता है। एक बार अगर इससे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, फ्यूचर में आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, एम्स दे रहे हो, GMCH दे रहे हो, और जो भी गवर्नमेंट के ESIC, RRB, DSSB, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर ये आज क्वेश्चन पेपर में आया है तो आज के बाद अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हम इसी कंसेप्ट को अपने माइंड में रख के ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं और उनका रैशनलाइज कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ इसकी PDF अवेलेबल करवा रहे थे आपको, लेकिन अब हम इसको साथ में सॉल्यूशन के साथ बोल के इसको समझा देंगे, और कुछ टाइम में आपको मेरा चेहरा भी नजर आएगा इन्हीं वीडियो के अंदर। तो धीरे धीरे हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ, रेड कलर ऑफ यूरिन कॉज्ड बाय द विच मेडिसिन, GMCH 2022 अभी पेपर हुआ है। GMCH 2022 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी यही क्वेश्चन आया था, और एम्स नॉरसेट 2020 के अंदर भी यही पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आपको याद है, रेड कलर यूरिन जो है वो होता है रिफाम्पिसिन मेडिसिन के कारण। आप बात करें TB के लिए जो ड्रग यूज कर दी जाती है, एंटीडोट्स ट्रीटमेंट, उसी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं ये, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्टेप्टोमाइसिन। ट्रिक है RIPES, राइप्स, ठीक है। राइप का मतलब पक जाना, राइप्स मतलब पके हुए, ऐसे कुछ भी याद करो। तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्टेप्टोमाइसिन, ये सभी वो ड्रग्स हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, आपकी पहली चॉइस होगी ट्यूबरकुलोसिस के केस में, ठीक है। तो R फॉर रिफाम्पिसिन और R फॉर रेड एंड ऑरेंज या रेड कलर यूरिन आपको देखने को मिलता है रिफाम्पिसिन टैबलेट के कारण। आइसोनियाजिड हाइड्राइड होता है पूरा नाम, हाइड्रोजाइड। H फॉर हाइड्राइड, तो आइसोनियाजिड, N वर्ड यहाँ से उठाया, INH पूरा नाम होता है। N से आपको याद रखना है, N को माइंड में रख के यहाँ पे N वर्ड आ रहा है। N फॉर न्यूराइटिस,
न्यूराइटिस। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करता है ये कौन, आइसोनियाजिड टैबलेट, है ना। पेरिफेरल सिस्टम में जो नर्व सिस्टम है उसको डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराजीनामाइड, ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको खुद भी याद रखनी पड़ेगी भाई। इथाम्ब्यूटोल, ई फॉर इथाम्ब्यूटोल, ई फॉर आई प्रॉब्लम, तो आई प्रॉब्लम के अंदर इथाम्ब्यूटोल टैबलेट आप यूज करोगे। एस फॉर स्ट्रिप्टोमाइसिन और एस फॉर सुनने में प्रॉब्लम। देखो ट्रिक बना के याद करोगे तो चीजें जल्दी याद होगी। सुनने में प्रॉब्लम, ऑटोटॉक्सिसिटी, इंजरी ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसको आप वेस्टिबुलो कोकुलर नर्व बोलते हो, क्रेनियल नंबर 8 डैमेज आपको देखने को मिलेगी। पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ऐसे आता है कि एक पेशेंट है जो टीबी है, उसको टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है, टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे तो उसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब आप कौन सी दवाई को होल्ड करोगे, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होल्ड करोगे। और उस पेशेंट के आई में प्रॉब्लम, दिखने में प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस है या ब्लर विजन हो रहा है ना, तो आप कौन सी टैबलेट यूज करो, मतलब होल्ड करोगे कौन सी टैबलेट को, इथाम्ब्यूटोल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको डोर से देखने को मिलेंगे, आपके गलत नहीं होने चाहिए, आपको ये पूरी ट्रिक याद होनी चाहिए। इसकी पीडीएफ हम अवेलेबल करा दोगे, आप व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेरेबुलर बरल टिश्यू परफ्यूजन। सेरेबुलर टिश्यू परफ्यूजन कितना होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, मैप, मीन आर्टेरियल प्रेशर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो आपके पास आ जाएगा सेरेबुलर टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। और चलिए मैप निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, पेपर में मैप से पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, है ना। तो मैप आपको आना चाहिए, मैप मीन्स मीन आर्टेरियल प्रेशर और एवरेज मीन प्रेशर आपका निकालने का सिंपल इजी फॉर्मूला है। जो भी आपको ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी, जितना भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें डबल करके जोड़ दो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर दो 3 से, यही आपका होगा मीन आर्टीरियल प्रेशर, जिसको आप एवरेज मीन प्रेशर बोलते हैं। और अब एवरेज मीन प्रेशर में से आपका आईसीपी जो 5 से 15 नॉर्मल होता है, 5 to 15, एक्चुअल अलग अलग पोजीशन में अलग अलग होता है, तो नॉर्मली 5 to 15 होता है, 7 to 15 भी लिखा हुआ बुक्स में, 0 to 15 भी लिखा हुआ है, तो कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। एवरेज 5 to 15 जो है ज़्यादातर आंसर टिक किया गया है। तो अब आपका मैप निकल गया 70, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 52 जो हमारा राइट आंसर है, तो 52 इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स in a labor room performing a vaginal assessment on a pregnant client in a labor, and the nurse noted the presence of umbilical cord protrude from the vagina। क्या नर्स देख रही थी प्रेग्नेंट फीमेल को और उसको दिखा कि अम्बलाइकल कोड जो है वो प्रोट्यूड होकर बाहर निकल के आ गई वेजाइना से। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको पेशेंट को देना है टेंडनबर्ग पोजीशन, ठीक है। उसका हेड उसकी बॉडी से लोअर कर दोगे, हेड को नीचे करोगे, फिट को ऊपर करोगे, पूरी की पूरी बॉडी को, इस पोजीशन को बोलते हैं टेंडनबर्ग पोजीशन। साथ में क्या करोगे, उसके बाद आप डॉक्टर को नोटिफाई करोगे, साथ में जेंटली पुश कर देते हो कोड को मैनुअली वेजाइना के अंदर, वो सब काम करोगे, लेकिन वो चीज़ें बात की है। फिलहाल आप क्या करोगे, आप प्लेस करोगे इसको, ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, ये भी एनक्लेक्स, तो एनक्लेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे, जैसे मैंने इसी में 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए, ठीक है। तो आप साथ साथ जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ में एक बार एनक्लेक्स को आप कर सकते हो। एनक्लेक्स के सारी यूनिट वाइज वीडियो मैंने बना रखी है, आप आराम से देख सकते हो, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक एक क्वेश्चन का, साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आते वो भी समझाए हुए। चलिए, तो टेंडनबर्ग पोजीशन दोगे, फोन फिजिशियन को बुलाओगे, उसके बाद ठीक है, उसके बाद कोड को पुश करोगे। डिलीवरी के लिए अभी कोई फिक्स नहीं कि अभी डिलीवरी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजी ट्यूब इज डिस्कार्ड इन ट्यूब, ठीक है। एनजी ट्यूब रबड़ की बनी हुई ट्यूब होती है, और रबड़ के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, रबड़ और प्लास्टिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको आप रेड कलर, आर से रबड़, आर से रेड जो डस्टबिन है उसमें डिस्कार्ड करोगे। आइडेंटिफाई द इमेज, ऐसे इमेज दिखा के एग्जामिनर पूछता है बार बार क्वेश्चन, आज भी पूछा है एम्स नोरसेट 2020 में भी, आगे भी पूछेगा। तो ये है डायगोनल कॉन्जुगेट, इस कंडीशन को बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। ये नाप रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द ब्रिम, जो आपका पेल्विस का ब्रिम हिस्सा है, उस इनलेट पार्ट को, उन इनलेट पार्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को नापा जा रहा है, और डायगोनल कॉन्जुगेट आप उसको बोलोगे। इसके अलावा कॉन्जुगेट कई सारे टाइप के होते हैं, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट को ही एनाटॉमिकल, ये दोनों तो एक ही है, एक ही आंसर है, ठीक है। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और ट्रू कॉन्जुगेट, अगर आपको ने पढ़ा हो तो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और ट्रू कॉन्जुगेट एक ही है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है।
ऑब्स्ट्रक्टिव 3 टाइप के कॉन्जुगेट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, ट्रू कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। फोटो में ऐसे जो मेजरमेंट होता है सिर्फ डायगोनल कॉन्जुगेट का ही करते हैं, और पेपर में आते हैं बार बार क्वेश्चन, आपको यहाँ भी देखने को मिला, आगे भी देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ए डायगोनल कॉन्जुगेट। एक छोटा सा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये और बन सकता है, डायगोनल कॉन्जुगेट का मेजरमेंट कितना होता है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर होता है ये ट्रू कॉन्जुगेट, और 10 सेंटीमीटर होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट। ठीक है, 10, 11, 12 ऐसे याद होता है, तो याद हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये कैनुला है और ऑरेंज कलर का कैनुला है। एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कैनुला। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, इमेज तो वो लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है 14 नंबर जो है वो ऑरेंज कलर के लिए, ग्रे के 2 हैं, जी ग्रे है 16, ग्रीन है 18 कलर, जो 18 जो ग्रीन कलर ही है वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन कलर। ठीक है, पिंक कलर 20, ब्लू कलर 22, येलो कलर 24 और पर्पल 26। इन सब की सीक्वेंस हर में 2 का डिफरेंस है, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ठीक है, ये चलेंगे। यहाँ से जो याद करने की ट्रिक है, OGG PB, पापा बहुत येलो वॉयलेट, वॉयलेट मतलब पर्पल है। ठीक है, OGG, जीजी आप हरियाणा में बहन को बोलते हैं, जीजी पंजाब में शायद दादी को बोलते हैं, और जो भी आप बोलो अलग अलग में अलग अलग बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ट्रिक उठानी है, हम तो ट्रिक याद कराएंगे आपको। ठीक है, ट्रिक क्या है, OGG जो ये मेरी बनाई हुई है, बाकी आप जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। OGG पापा बहुत येलो वॉयलेट, मतलब पापा बहुत रंगीन मिजाज के, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। तो OGG पापा बहुत येलो वॉयलेट हैं। ठीक है, पापा बहुत येलो वॉयलेट हैं। मैं तो इसी को कराता हूँ बार बार सबको, और मेरे को इसी से याद रहता है हमेशा, तो आपको भी याद रहेगा। OGG पापा बहुत येलो वॉयलेट हैं। ठीक है, तो 14 से स्टार्ट करनी है कहानी। ठीक है, 14 से तो करोगे, क्योंकि 14 वैलेंटाइन डे 14 वाला वही है, तो आपको यहाँ से याद रह जाएगा। 14 डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, तो 14 से स्टार्ट करोगे, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, वो याद रहता है आपको सीक्वेंस में कि 26 पर्पल का होगा। उसके बाद OGG, अच्छा जी 2 टाइप के हैं, ग्रे और ग्रीन। जो छोटा नाम है, जो 4 अल्फाबेट है वो आएगा पहले, जो बड़ा नाम है 5 अल्फा वो आएगा बाद में। तो ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, वॉयलेट। जैसे जैसे आप कैनुला का साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो निडल साइज है वो छोटा होता जाएगा, कैनुला छोटा होता जाएगा। जितना जितना आप कैनुला का साइज कम करते जाओगे डोज में, वैसे वैसे कैनुला का साइज बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, ब्लू ग्रीन कलर का जो कैनुला है, 18 नंबर जो कैनुला है वो यूज़ किया जाता है किसके अंदर, वो यूज़ किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज़ किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा ग्रीन कैनुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन प्रेशर। ठीक है, सक्शनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए दे रहे हो। सक्शन जो प्रेशर है वो बच्चों के अंदर अलग, बड़ों के अंदर अलग, ये सबका लिखवाया हुआ। नियोनेट का 16 to 80 के आसपास, इन्फेंट का 80 to 100, चिल्ड्रन का 100 to 120 और अडल्ट का 100 to 150 mm of Hg, इतना प्रेशर होता है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा है ना, ऑप्शन ऐसे नहीं देता जैसे मैंने रखे हुए हैं ऑप्शन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सभी। ठीक, ऐसे ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन को इस तरीके से अरेंज करता है कि वैल्यू को या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आउटर कर देता हो। यहाँ पे जैसे नियोनेट 60 to 80 है तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगा, वो कर देगा 20 to 80, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कर देगा 60 to 120, वो भी गलत होगा। आपको रेंज को देखना पड़ेगा और रेंज के आधार पे ही आपको आंसर पे क्लिक करना पड़ेगा। इन्फेंट के अंदर जो होता है 80 के आसपास होता है, 60, 80, तो ये आप इन्फेंट के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर है 60 to 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज क्या है, इस इमेज को देख के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेलिमिंथ मैन्योर, हेलिनिक मैन्योर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं,
हेलमिंथ मैन्योर भी बोलते हैं। ये ऐसा एक प्रोसीजर जिसमें अपर एयर वे में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, अडल्ट के लिए यूज़ करते हैं। पेशेंट के पीछे बैठते हैं और फिस्ट को क्लोज करके ये पुश करते हैं। पुश करोगे तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी फॉरेन पार्टिकल अंदर गया वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से टेक्निक यूज़ करके हेलमिंथ मैन्योर बोलते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट। सक्शन प्रेशर ऑफ अडल्ट, तो फिर एक बार फिर दोबारा से सक्शन प्रेशर का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो 100 to 120 के आसपास, 120, 130 तक, 50 तक, ये जो है आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, तो 120 to 180, जैसे 180 ज़्यादा होगा तो ये आंसर नहीं होगा, वो 100 to 120 है ना। लेकिन एग्जामिनर थोड़े से ऑप्शन को है ना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, थोड़ा चेंज करके देता है, बिल्कुल ऐसे ऑप्शन नहीं देता। हाँ, 100 to 200, 200 ज़्यादा हो गया, सॉरी ये तो फिर गलत होगा ना, 200 ज़्यादा हो गया तो 200 वाला तो सही नहीं होगा, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। राइट आंसर इसका 7 to 150। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही ऑप्शन एग्जाम में था जो राइट आंसर माना गया था, 7 to 150। ठीक है, ये माना जाएगा क्योंकि इसकी जो रेंज है, आउटर और इनर रेंज दोनों जो है एक फिक्स है बिल्कुल, ना ज़्यादा है ना कम है। तो 7 to 150 mm राइट, ये भी नहीं है ना, पहले मैंने ये देखा, फिर 200 ज़्यादा है, गलत हो गया। तो राइट आंसर 7 to 150 mm। चलिए, मर्फी साइन। आपको बहुत सारी डिजीज़ के अंदर बहुत सारे साइन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी एक बार जरूर रिवाइज करने हैं पेपर से पहले। मर्फी साइन की बात करें तो मर्फी साइन आपको कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक टाइप का एब्डोमिनल या फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसको स्वीनिंग साइन भी बोलते हैं। और ये साइन में आप जहाँ पे गोल ब्लैडर है आपका, उस गोल ब्लैडर के पार्ट को आप टच करोगे। टच करते हो पेशेंट को बोलते हैं लंबी गहरी सांस लो। जब डीप रेस्पिरेशन करते हो तो पेशेंट को पेन फील होता है, यही है साइन कोलिसिस्टाइटिस, मर्फी साइन। ठीक है, यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको, पेशेंट को यहाँ पे प्रेस करके रखोगे आप, टच करोगे, टच करने के बाद पेशेंट को लंबी गहरी सांस लो, सांस लेगा तो उसको पेन होगा, दैट इज मर्फी साइन पॉजिटिव। कोलिसिस्टाइटिस, गोल ब्लैडर के इन्फेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर एक्स्ट्रा, देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे छोटे क्वेश्चन को बहुत जल्दी में करोगे क्योंकि आपको आते हैं, और यही आपकी मिस्टेक है कि आपको लगता है मेरे को आता है, और इसी चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत होते हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आप जल्दीबाजी में टिक कर रहे हो, और जल्दीबाजी में टिक करने के चक्कर में आप समझ नहीं पा रहे वो पूछना क्या चाह रहा है। एक्स्ट्रा एनर्जी पूछी है, एनर्जी नहीं पूछी। एक्स्ट्रा एनर्जी नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा तो सिर्फ कितनी की रिक्वायरमेंट होती है, देखो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को चाहिए 2200 किलो कैलोरी, एनर्जी नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाहिए 300 एक्स्ट्रा, और टोटल 2500। तो 2500 ऑप्शन पहले देगा वो, ऐसा करता है एग्जामिनर। आपका जो इजी है कि एनर्जी नीड इन प्रेगनेंसी, तो 2500, तो आप फर्स्ट पे टिक कर दो, तो हाँ इतना ही होगा भाई, एनर्जी तो इतनी होती है। लेकिन एक बात भी पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा, ऐसे वर्ड्स बहुत डेंजरस वर्ड्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन तबाही मचा देंगे, आपके क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। तो इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो देख रहे हो। हम इन्हीं चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आप गलती कहाँ करते हो, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो भी गलती कर रहे हैं, उन सभी गलतियों को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पे हम ये वीडियो आपके सामने आपको परफॉर्म करा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। चलिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए 300, टोटल 2500, ड्यूरिंग लैक्टेशन चाहिए 500 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 2700, और एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत है। किलो कैलोरी, ये और पॉइंट याद रखो, किलो कैलोरी चाहिए भाई, कैलोरी नहीं, कैलोरी नहीं, दोनों बातों में अंतर है। किलो कैलोरी का मतलब है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 स्मॉल किलो कैलोरी। ठीक है, तो अंतर है दोनों बातों में। ये किलो कैलोरी KCAL लिखा होना चाहिए, अगर सिर्फ स्मॉल CAL लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा देखो एक चीज और है इसमें, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अगर कैपिटल CAL लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी किलो कैलोरी ही होता है, या तो पूरा किलो कैलोरी लिखे वो, या फिर कैपिटल CAL लिखे, या आप इसे KCL कैपिटल मतलब KCL लिख दो, वो भी सही है। लेकिन अगर ये सिर्फ स्मॉल CAL लिख रहा है, इसका मतलब ग्राम कैलोरी है, ये फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ग्राम कैलोरी है इसका मतलब, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। याद रखना पूछना क्या चाह रहा है, ध्यान से देख के तभी आप आंसर पे टिक करोगे। यूनिट का भी ध्यान रखना होगा आपको इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको हटा देते हैं। चलिए 150 ml, ये है 150 ml इंसर्टेड इनटू 60 मिनट विद ड्रॉप फैक्टर 15 एंड फाइंड आउट द ड्रॉप रेट पर मिनट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लो रेट के क्वेश्चन बोलते हैं मैंने। फ्लो रेट्स के क्वेश्चंस का फॉर्मूला है कि हमेशा ड्रॉप पर मिनट बोलता है, और जब भी ये क्वेश्चन में ड्रॉप पर मिनट पूछे, तब भी ये ड्रॉप पूछे और ड्रॉप पर मिनट में आंसर पूछना हो, तो आपको फिक्स फॉर्मूला लिखना है। जितना भी टोटल फ्लूइड दिया है उसको मल्टीप्लाई करो, ड्रॉप फैक्टर को उसको डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम को मिनट में रखना है, टाइम हमेशा आवर में देता है, यहाँ पे शायद मिनट में दिया, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे वो फ्लूइड को हमेशा, मतलब टाइम को हमेशा आवर में देता है। तो आवर के लिए आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, तो फ्लूइड 150 उसको पहले 15 से मल्टीप्लाई करो, 2250 आ गया, उसको डिवाइड कर दो 60 से, आंसर है 37.5। एग्जामिनर ने 40, 20, 30 ऐसे आंसर दिए, तो राइट आंसर इसके नियर बाई हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन। दो टाइप के आपको मैथमेटिक क्वेश्चन नर्सिंग में सबसे ज्यादा फेमस मिलेंगे, और मेरा अंदाजा है हर एग्जाम में आपको, अगर एक स्टैंडर्ड एग्जाम है वो, तो उसमें हर बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा एक यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन। चलिए, तो हाउ मच फ्लूइड इज इंसर्टेड इनटू पेशेंट, फ्लूइड निकालना है एमएल में, इफ 15 mg ड्रग गिवन, 50 mg दवाई में कितना फ्लूइड देना पड़ेगा, आपके पास अवेलेबल कितना है, बट पेशेंट है 30 mg इन 20 ml। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनकी एक ट्रिक है याद करने की, पहले आप निकाल, आपसे पूछा गया 50 mg में कितना ml फ्लूइड देना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा गया 50 mg में कितना देना पड़ेगा, तो आप पहले निकाल लो 1 mg में कितना देना पड़ेगा, और 1 mg में निकालने के लिए आपके पास जो पहले से आपके पास वैल्यू है, ये ऐसा मिलेगा आपको, पहले से जो आपकी वैल्यू, वहां से आप 1 mg में कितना ml होता है वो निकाल लो। ठीक है, 20 mg में 20 ml है, सॉरी 30 mg में 20 ml है, तो 1 mg में होगा, 20 को डिवाइड कर दो 30 से, ये आ जाएगा 20 को डिवाइड करो 30 से, ये 1 mg में। और अगर 50 में निकालो तो 50 से गुणा कर दो, 1 mg में कोई चीज़ इतने ml है, तो 50 में कितने, उसका 50 गुना हो जाएगा, तो 20/30 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर है 33.3 ml। आंसर ऐसा ही कुछ था, तो 34 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। आपसे पूछिए, देखो इस बात का 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे इसमें, मैं कोशिश करूंगा इसकी वीडियो बनाने की, जल्दी से जल्दी हम इसकी वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए, 50 mg में कितना ml आएगा, पूछना ये चाह रहा, हमारे पास अवेलेबल, अच्छा 50 mg में पूछ रहा, आपको निकालना 1 mg में, पहले 1 mg में कितना ml आता है, और 1 mg में कितना आएगा उसके लिए आपको ढूंढना है यहाँ से, जो दूसरा है कि इतने mg में इतना होता है, तो 30 mg में 20 ml है, 30 mg में 20 ml है, 1 mg के लिए 20 को डिवाइड कर दो 30 से, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी है यही है 1 mg में, और 50 से निकालना, 50 से गुणा कर दो, आसान है, इजी है, हो जाएगा इजीली, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा सब। ठीक है, आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज दिखा के पूछा था, तो भाई ये नेगेटिव प्रेशर वुंड हीलिंग है। ठीक है, एग्जाम में दिखा के फोटो पूछते हैं इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करके यहाँ पे फ्लूइड वगैरह को स्प्रेड किया जाता है ताकि जल्दी जो है हील हो जाए, नेगेटिव प्रेशर वुंड हीलिंग आप इसको बोलते हो। राइट आंसर है हमारा सी, राइट आंसर है सी। ठीक है, ये ही क्वेश्चन से सारे जो मैंने आपको कराए। नेगेटिव प्रेशर वुंड हीलिंग थेरेपी जो है, वो जो फ्लूइड है, वो जो मैंने बताया वुंड से फूड को निकालने के लिए किया जाता है, स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग होती है, वुंड को क्लोज करने के लिए वैक्यूम बना के क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो कुछ मत करो, शेयर सब्सक्राइब लाइक कुछ भी मत करो, आप इस वीडियो को देखो, और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।